अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें, इन खबरों पर हमारे तफसीरनिगारों की राय। गुज़िश्ता 2 दिन प्रोग्राम नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी वजूहात थी इस और कुछ हमारे ऑफिस के बाहर टूट फूट का शिकार है। नई सड़कें और नई वो, तो इसलिए अप्रोच का मसला भी था, तो इसलिए नहीं हो पाया। आज जो है हम बात करेंगे 2 मौज़ूआत के ऊपर। एक जनाब इसहाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, जो कि 4 साल तक PMLN के वज़ीर ख़जाना रहे, उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया, हार्ड टॉक। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हार्ड टॉक 90 की दिहाई के अंदर जब अमेरिका में प्राइवेट मीडिया आया और BBC TV इंट्रोड्यूस हुआ, तो उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए, जिनके अंदर एक हार्ड टॉक भी था। हार्ड टॉक शुरू के अंदर टिम सबस्टन साहब किया करते थे। टिम सबस्टन साहब जो हैं वो एक सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, उस वक्त भी वो 60 के राउंड अबाउट थे और सारी उम्र उनकी सहाफ़त में पहले ख़बरें रिपोर्ट करते हुए फिर ख़बरें पढ़ते हुए गुजरी थी और लिहाजा वो बड़े आराम से प्रोग्राम करते थे। बहुत जिसे कहना चाहिए धांसू प्रोग्राम होता था, उनके हत्थे जो भी चढ़ता था वो उसको प्रोग्राम करते थे। हमने इसका उर्दू वर्जन भी देखा। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने जियो पे शुरू किया, जवाब दे। तो जब तक जवाब तलब किया जाना मकसूद था, उस वक्त तक इफ्तिखार अहमद का प्रोग्राम चलता रहा। जब हम आ गए तो फिर हम तो जवाबदेह नहीं थे किसी को, तो फिर इफ्तिखार अहमद का प्रोग्राम जियो पे बंद करवा दिया गया। उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने 2-3 मुख्तलिफ TV के ऊपर ये कोशिश की कि वो दोबारा वो प्रोग्राम शुरू कर सके, नहीं हुआ। तो ये है जी इस प्रोग्राम की हिस्ट्री। वहां पे इसहाक डार साहब गए हैं। इसहाक डार साहब के 26 मिनट के प्रोग्राम के अंदर से 2.5 मिनट के जो हैं क्लिप्स जो हैं वो वायरल किए गए और इसहाक डार जिन पे पाबंदी है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अपीयर होने में, उनके वो क्लिप जो है ना सिर्फ सर्कुलेट किए गए बल्कि उसकी डैमेजिंग नेगेटिव रिपोर्टिंग भी की गई। अब ज़ाहिर है जर्नलिस्टिक क्रीडेंशियल जो है या जर्नलिस्टिक नॉर्म्स जो हैं या जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो इसकी बात की इजाज़त नहीं देते कि आप जिसकी खबर नहीं दे रहे उसको गाली देने की इजाज़त दें। लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल पड़ा है, कुछ अरसे से होता आ रहा है और ये हो रहा है। क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और होना चाहिए कि भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये है हमारा पहला मौजू। और दूसरा मौजू जो है वो आज हम करेंगे कोरोना और उसकी फैलती हुई सूरत हाल। मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर एक बात अर्ज की थी कुछ अर्सा पहले कि मौजूदा हुकूमत कोरोना की पहली वेव के हवाले से जो दावे कर रही है 25 लाख एक पेशेंट पे लगे हैं और इस तरह की दूसरी जो बातें हैं, और जिस तरह उन्होंने खोला पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर और ये और वो, जब दूसरी वेव आएगी और ये गवर्नमेंट लोगों को ये कहेगी कि कोरोना आया है तो इनकी बात पे कोई एतबार नहीं करेगा। अब हम उसको अपोजिशन के खाते में डाल के तो फारग हो जाते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है कि जो इस कोरोना के हवाले से जो बात करती है लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। हालांकि ये वेव जो है ये पहली वेव से ज्यादा खौफनाक है। पहली वेव फिर भी चंद दिन दे देती थी, ये 72 घंटे से 96 घंटे के दरमियान बंदे की खबर आ जाती है हॉस्पिटल से, जिसको भी होता है। लेकिन इसके बावजूद लोग इसको ना सिर्फ सीरियस लेने को तैयार नहीं है बल्कि हिफाजती इकदाम पे अमल करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों है? 75 अफराद की जो मौत है, 75 से 70 से ज्यादा अफराद कर लें टू बी केयरफुली, वो आज की है कि वो लोग जो हैं वो अपनी जान से गुजर गए हैं। लेकिन मैं इसी मुआशरे में रहता हूं और इन्हीं बाज़ारों में चलता हुआ ऑफिस पहुंचता हूं। मुझे जो है आज कई स्कूल खुले हुए मिले हैं, हालांकि सरकार अपनी तरफ से स्कूल बंद कर चुकी हुई है। कई कॉलेजेस को जाते हुए बच्चे उनकी अपनी यूनिफॉर्म में नजर आए हैं, हालांकि सरकार वो कॉलेजेस बंद कर चुकी हुई है और बाज़ारों में भी रौनक में कमी नज़र नहीं आती। क्या वजह है? क्यों हम लोगों को यकीन नहीं दिला पा रहा है कि आपकी जानों को खतरा है? इसके ऊपर प्रोग्राम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं खालिद फारूकी साहब, एडिटर हैं जंग ग्रुप के और सीनियर जर्नलिस्टों में आपका शुमार होता है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, खालिद फारूक साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हमदम तरीना अरसलान रफीक भट्टी साहब। भट्टी साहब हमारे दिन मीडिया ग्रुप के लाहौर ब्यूरो चीफ हैं और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। और मुमताज़ भट्टी साहब हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ और रेजिडेंट एडिटर रोजनामा दिन। और फोन लाइन पे मैं ज्वाइन किया जनाब ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने का। आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये इसहाक डार साहब का इंटरव्यू छपा है। एक तो वो इंटरव्यू जो है
चला है पीटीवी के ऊपर, हमारे मीडिया ने भी उसके ऊपर खबर चलाई है और अब उसके ऊपर प्रोग्रामात भी होंगे। ज़ाहिर है इसहाक डार साहब का नुक्ता नज़र नहीं हम ले सकेंगे या ले सकते कि वो बैन है, लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने जो कुछ उसमें कहा है, अब उसके 2-3 मतलब जो है वो निकाले जा रहे हैं दोनों अतराफ से। ज़ाती तौर पे मैंने वो इंटरव्यू सुना है पूरा बीबीसी से बराह रास्त, ताकि एडिट ना हो। मुझे तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि जिसके ऊपर जाके मैं उसको गद्दारी का फतवा दूं। आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। नहीं, आपको पता है, बहुत बहुत शुक्रिया वजी साहब। ये हार्ट टॉक एक बड़ा रियल हार्ट हो गया है मैं, और जो बड़े बड़े सीजन एंकर रहे हैं, मतलब अभी भी स्टीफन सकर 1986 से गालिबन बीबीसी के साथ हैं, फिर इसमें जैनब बिदवाई रही, टिम फ्रैंक्स रहे, कैरी ग्रेशिया रही, और सारे के सारे जो है वो बड़े रिनाउंड किस्म के अपने अपने फील्ड में जाने जाते हैं। और इससे पहले जो टिम सेबेस्टियन थे, अब गार्मन वाली जजीरा से प्रोग्राम करते हैं, तो वो बहुत ही हार्ड बड़े बड़े पिन पॉइंटिंग डायरेक्ट क्वेश्चन करते थे। और कल भी आपने देखा जो कुछ हुआ वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे हुआ, और उसमें जवाब भी डायरेक्ट हासिल करने की कोशिश की। अब इसके ऊपर जो कुछ उन्होंने कहा उसमें कोई गद्दारी की तो बात मैं नहीं करता, लेकिन जो कुछ इसहाक डार साहब ने जवाब दिए, आई विश वो ये जवाब ना देते और इंटरव्यू के लिए ना जाते, क्योंकि एक तो आपको पता है वजी साहब खुद जर्नलिस्ट है और प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट है। बाज होते जो बैक डोर में बैठ के रिपोर्टें लिख रहे होते हैं या वो आर्टिकल्स बना रहे होते हैं। जो फील्ड में जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है अल्फाज के अलावा, बहुत ज्यादा एम्फेसिस उसका होता है बॉडी लैंग्वेज पे, कि अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो जो इंटरव्यू दे रहा है वो बिहेव किस तरह कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो मैं जो उसमें कोई ये कहने में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आर नहीं है कि इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज भी वो बहुत ही कंफ्यूज किस्म की और बहुत जो है वो एक लो डाउन किस्म की बॉडी लैंग्वेज थी। उससे अल्फाज का चुनाव नहीं हो रहा था। वो उनकी गालिबन अंग्रेजी प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, उर्दू में होता तो शायद वो कैपिटल टॉक में होते तो शायद ठीक जवाब दे देते, लेकिन हार्ट टॉक में जो कुछ उन्होंने कहा वो उन्होंने उसके उनके अपने की अंदर की जो चीजें उनको आश्कारा कर दिया, और उन्हें खुद ही बता दिया कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गलत है। खासतौर पे जब उनसे कहा गया कि जी आप जाके फेस क्यों नहीं करते मुकदमात को, तो वो कोहेरेंट जवाब देने की बजाय वो हो गए कि जितने लोग मर गए हैं, इतने लोग जी तबाह हो गए हैं। तो अब वो तो अगर कोई जर्नलिस्ट और से आगे उनसे पूछ लेता कि आप लिस्ट दें कितने लोग मरे हैं, तो मेरा ख्याल 2 के अलावा वो किसी का नाम ना ले सकते। तो ये चीजें, वो इंटरव्यू जो था उसमें अब मतलब तो निकाले जाएंगे। अब बीबीसी की वेबसाइट पे जाएं, आप नेट पे जाएं, और पूरे का पूरा इंटरव्यू अवेलेबल है। और उसमें मैं कहूंगा कि उनको जरूरत नहीं थी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की, वो कुल्हाड़ी खुद ही लग गई है। और अब जब वो अगर एक अपना एंकर ये कहे कि जी नवाज शरीफ इज ए कन्विक्टेड पर्सन, तो अब वो सिर्फ यूके में तो नहीं देखा जाएगा ना वो चीज। और उसने कहा कि जी ये कोर्ट का डिसीजन है। अभी आप एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और खास तौर पे जब आप सियासी किस्म का इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें अगर आप अपनी तरफ से कोई बात कहेंगे या आप मिसाल देना चाहेंगे अपनी, और विदाउट एनी कोहेरेंट बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो दुनिया या जो लोग हैं वो मानेंगे नहीं। अगर आपको कोई चीज करनी है तो आपको उसको रिलेट कर रहा है ग्राउंड रियलिटी से या कुछ ऐसी चीजों से जिसको आप डॉक्यूमेंट्री को, जैसे इलेक्शन पे सवाल हुआ, अब वो कह रहे हैं जी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, वो कहता है जी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट पड़ी हुई है, और उन्होंने ये कह दिया, और उसके इलेक्शन और यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन की रिपोर्ट आपको पता है, आपको बहुत जहां दीदा है इस चीज में, इसको दुनिया में बाय किया जाता है। अब अगर आप ये कहेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन रिंग हुए, तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी इज गोइंग टू, अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्शन फेयर हुआ तो मेरी बात का कोई एतबार नहीं करेगा जब तक कि मैं उसे किसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ प्रूव ना करूँ। तो एक बहुत कंफ्यूज किस्म का, बड़ा वीक किस्म का और बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने अपनी खामियां, अपनी करप्शन की चीजें और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है, या एक बहुत बड़ा सवाल है ना, हर बंदा ये पूछता है, देखिए अगर मेरे खिलाफ कोई जुर्म है और मेरे खिलाफ किसी के खिलाफ भी कोई चार्ज लगा हुआ है, तो दी जस्टिस डिमांड्स कि आई शुड गो
और मैं जाके उस जगह पे पेश हूँ जहाँ पे हुए, या मैं उसको निगेट करूँ या मैं उसको फिर एक्सेप्ट करूँ। लेकिन ये कहना कि जी मैं यहाँ इसलिए बैठा हुआ हूँ कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो आप खुद ही अक्लमंद आदमी है, मैं इस पे और कुछ और नहीं कहूंगा। ये तो ये एक्सेप्टेंस है कि हाँ जी मैंने जुर्म किया, मैं करप्शन में इन्वॉल्व हूँ, आई कांट गो बैक और पे दे। क्योंकि उनकी बहुत सारी वीडियो से पहले ऐसे अपलोड हो चुकी है जिसमें वो लंदन की सड़कों पे फिर रहे हैं, वो जा रहे हैं, लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, कहना कि ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक सो दैट होल्ड्स गुड। वो तो शुक्र करें कि वो उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स में नहीं गया, उसने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को कोट किया जो दुबई की प्रॉपर्टी थी। अगर हो सकता है कि उनको ज्यादा एम्बेरसमेंट होती। अब उसने कहा कि जी आप हिपोक्रेट हैं, पूरी दुनिया ने सुना। तो ये तमाम चीजें जो इंटरव्यू के हवाले से है, इसमें मेरा ख्याल इसको और कोई ट्विस्टेड एंगल देने की जरूरत नहीं है। या इसके अंदर से आप सिर्फ उस इंटरव्यू को मनोवाई देख लें, उसको शुरू से लेके आखिर तक देख लें, और तो उसमें तमाम चीजें एक अक्लमंद आदमी जो है वो खुद ही अकल कर लेगा। और उसके अलावा मेरा ख्याल बाकी जो गद्दारी है वो ये चीजें आई डोंट थिंक सो इसको इस एंगल में लेके आना चाहिए। ठीक, आपका ये तासुर था जो आपने शेयर किया हमसे, बहुत शुक्रिया। आपने एक और प्रोग्राम में भी जाना है तो आपने वहां पे बैठने से पहले हमें ये वक्त दिया। अपना फारूकी साहब, एक तासुर तो वो था जो कि ब्रिगेड साहब का है, और ज़ाहिर है उनका एक खास नुक्ता नज़र है, उसके पस मंजर में उनका यही तासुर होना चाहिए। आप जर्नलिस्ट हैं तो यकीनन आपने भी वो इंटरव्यू सुना होगा पेशा वराना मजबूरी के तहत, और उसका एक जो है वो तर्जमा ARY ने भी करवाया। वैसे देखो आप साबर जाकर की तो अंग्रेजी में उसका तर्जमा करवाएंगे, आपकी मेहरबानी है यार, ठीक है। लेकिन वो भी तर्जमा भी आ गया है, 4 बजे नशर हो गया, अब हम रात 11 बजे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने खैर अंग्रेजी ही सुन लिया था, लेकिन चलिए आपने सर सुना है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जैसे ब्रिगेड साहब भी फरमा के गए कि इसहाक डार को नहीं जाना चाहिए था उस इंटरव्यू के अंदर। कुछ लोग इससे बिल्कुल उलट सोचते हैं, मतलब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसहाक डार क्यों, नवाज शरीफ को भी जाना चाहिए। अगर आपके पास फेयर आर्गूमेंट हैं और अगर आप अपना केस प्लीड कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं तो यू मस्ट गो देयर फॉर इंटरव्यू, और इसमें कोई हरज नहीं है। क्योंकि आपकी बात को एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने अपने पर्सपेक्टिव में लेना है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है, और एक और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने बड़ा उसे बिनाइन तरीके से लेना है, क्योंकि उनका एक अपना माइंडसेट है। तो ये तो दोनों माइंडसेट चलते रहते हैं। अब ज़रा एक माइंडसेट जो है वो बंदूक के जोर पे काबज हो गया, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वही माइंडसेट रिप्रेजेंट भी करता है सोसाइटी को। देखिए साहब, मुझे तो इस बात की समझ नहीं है कि इस इंटरव्यू का मकसद क्या था और इसकी टाइमिंग क्या थी, और क्या इसकी ख्वाहिश की गई। मतलब ये भी तो होता है ना कि समटाइम हमारी जो पॉलिटिकल फिगर्स होती हैं, ये इंटरनेशनल जो इदारे हैं इस तरह के, जैसे BBC है, उनको फरमाइश करते हैं कि हमारा इंटरव्यू जो है उसके लिए टाइम लिया जाता है, लॉबिंग की जाती है ऐसे किसी इंटरव्यू के लिए। लेकिन आप भी तो इसका हिस्सा हैं, फरमाइशें तो हमारे पास लाइन में लगी होती है ना, हम तो अपने शेड्यूल के मुताबिक वक्त देते हैं। लेकिन मतलब ये कि उनको इसकी जरूरत वाकईतन इस वक्त क्या महसूस हुई, और इसमें उन्होंने सिवाय अपनी वजाहत करने के क्या नई बात उन्होंने मुख्तलिफ क्या की है। मैं गद्दारी वारात को, इन बातों को तो खैर हम कभी इस पे यकीन ही नहीं करते कि किसी पाकिस्तानी जो है उस पर अगर वो कोई लूज टॉक भी कर जाता है तो हम कहें कि वो गद्दार है, इस बात में तो मैं कभी बिलीव ही नहीं करता। बाकी जो देखिए ये मुझे भी फैक्ट बात है, आप इससे एग्री करें या ना करें, कि डार साहब की जो उस पर बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसी नहीं थी जिसमें वो डिप्रेस शख्सियत एक नजर आ रहे थे। वो ऐसे नहीं थे जो उसका मुकाबला कर सकते उन सवालात का, और उनका वो मुतमईन करने के अंदाज में जवाब दे पाते। मैं ये जरूर जानता हूं, आप भी जानते हैं, और पाकिस्तान में ये बात हमारे सर्कल्स में, जर्नलिस्टिक सर्कल जो है, मीडिया में ये बात थी, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी ये बात थी कि वो क्या मखसूस हालात हुए जिसकी वजह से इसहाक डार जो हैं वो कहीं टारगेट बने, वो अताब में आए, वो निशाना कहीं बने। क्या वजूहात क्या बनी थी आखिर पूरी कैबिनेट में इसहाक डार ही ऐसे क्यों थे। सो ये तो एक अलग से बात है। अब जिस तरह करवाया गया ऐसे ना कर। जी बिल्कुल, मैं इशारतन वो बात कह रहा हूं, और जिस तरह से फिर इसहाक डार पाकिस्तान से बाहर गए वो भी हमारे सामने है। अच्छा, लेकिन वहां बैठ के प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारी शख्सियात के लिए जो मुख्तलिफ हम बड़े नाम पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरियां होती हैं।
हम ये जब मानने के लिए या पूछते हैं, जबकि भी आपकी जो इतनी प्रॉपर्टी है, आपका ये जो इतना बिजनेस है, ये अंपायर जो आपने खड़ी की, इसके हमें भी तो पाकिस्तानियों को पता चलना चाहिए ना। आप साहब आप मुझे बताएं, मैं या किसी अपने किसी दोस्त और के हवाले से बात कर लूं, या जिन लोगों को हम जानते हैं उनमें से बेशुमार लोगों के बारे में बात कर ले, कितने लोग हैं जो दिमाग रखने के बावजूद कोई बिजनेस अंपायर खड़ी नहीं कर पाते, वो जो दिमाग रखने के बावजूद एसेट्स के मालिक नहीं होते, वो जो दिमाग सारा ब्रेन उनको हर चीज का पता होता है। आपको कोई ऐसा मुझे बताए बिजनेस या किस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन आप इंटरनेशनल रियाज मलिक ने किस किस को मुलाजिम नहीं रखा हुआ, किस को मुलाजिम नहीं रखा, वो जजों को मुलाजिम रखने का इश्तिहार देता है इस अखबार के अंदर, और किसी की जरूरत नहीं होती उसका कोई कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सके, उसको नोटिस जारी किया जाए, ठीक है ना। लेकिन ये हुआ कि कंटेम्प्ट नोटिस सारा रिजवान रजी को जारी होता है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हुआ कि डार साहब ने मुख्तलिफ ऐसी चीजें, जैसे प्रॉपर्टी के बारे में सवाल हुआ, जैसे पाकिस्तान में सजा के बारे में, जाहिर है कि वेस्टर्न मीडिया जब बात करता है तो वो पाकिस्तान की कोर्ट्स को पाकिस्तान की कोर्ट्स ही समझेगा, वो ये नहीं कहेगा कि जी यहां से कोई जज केड़े ने तो गैर पनामा दूसरे कोर्ट से जज, वो इस तरह की बातों में नहीं जाएगा। जैसे यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कह दिया कि जी देखिए, उन्होंने तो इस इलेक्शन को फेयर कहा था, उन्होंने कोई इतनी बड़ी उसमें कोई नहीं बात डिस्क्रिपेंसी की, मतलब मेजर डिस्क्रिपेंसी की बात नहीं की, वो उन्होंने बात नहीं की। सो ये कुछ चीजें ऐसी थी, मैं तो समझता हूं कि डार साहब को ये इंटरव्यू इस टाइम पे देने की कोई ऐसी खास कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई नई बात नहीं थी, कोई इंकशाफ ऐसा नहीं था, कोई स्कैंडल ऐसा नहीं था जिसको डार साहब बयान कर पाते। मिसाल के तौर पे आजकल जो LNG का मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, और जिसमें हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनके वज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, इस तरह का कोई इशू होता जिसके बारे में वो आके कौम को सच्चाई बता देते कि देखिए हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमारा कोई स्कैंडल नहीं है, हमने कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं की, ये जो कुछ कह रहे हैं ये अपने किसी फायदे के लिए कह रहे हैं। और इस वक्त इस हुकूमत के जो लोग चलाते हैं इन वजारतों में हैं, इनके अपने, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि BBC नहीं, मैं तो डार साहब की बात कर रहा हूं कि वो ये बात कह सकते थे कि इनके अपने अपने स्टेक्स हैं, इनके अपने अपने बिजनेस हैं। डार साहब का शोभा बनता नहीं है ना, तो ये, लेकिन वो बता सकते हैं ना। देखिए इतनी बड़ी खबर है, मैं फारूकी साहब आपको खबर डिस्कस करने लगा, इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान हुकूमत ने कतर के साथ जो हमारा LNG का एग्रीमेंट है, जिसके तहत LNG की जो भी मार्केट प्राइस होगी उसका 30% लेस पे हमें LNG मिलेगी, वन नटशेल में बात कर रहा हूं, ठीक है। वो एग्रीमेंट साइड पे कर दिया और ओपन बिड जारी कर दिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो क्या हम ये समझे कि वो एग्रीमेंट हुकूमत ने स्क्रैप कर दिया? नहीं, हुकूमत ने, ये इतनी बड़ी खबर है, हम डिस्कस नहीं कर सकते, आप डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना कि जो इस वक्त लोग करने वाले जो इन मुतलका वजारतों में हैं, उनके अपने बिजनेस क्या है, और वो कहां किस किस चीज का मुफाद। अब इमरान खान पे डायरेक्ट उस पर कोई बात नहीं आती, तो उनके जो लोग हैं वो तो कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं ना। तो ये चीजें डार साहब इस तरह की बात कर देते। असल में मैं समझता हूं कि तमाम इंटरव्यू जो है उसकी एक सिमत मुतय्यन हो गई, और वो सिमत ये थी कि डार साहब एक डिफेंसिव पोजीशन, वो एक डिफेंसिव पोजीशन में चले गए, और डिफेंसिव पोजीशन में जाने की वजह से वो एक डिप्रेसिव आदमी नजर आए, और वो वजाहतें देते फिरे कि जी ये मैं वहां पे इसलिए नहीं जाता कि वहां पे नैब है, वहां पे मैं इसलिए नहीं जाता कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं वहां पे इसलिए नहीं जाता कि मैं टारगेट किया गया था। वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए ना। आपने दोनों साहब ने जो एग्री किया वो ये कि ना कि वो अपनी बॉडी कैरी कर पाए और ना अपने आर्गुमेंट। हो सकता है उनकी बातों में सच्चाई हो, लेकिन कम से कम इस ये मतलब ना बॉडी कैरी कर पाए ना आर्गुमेंट कैरी कर पाए, और बाकी अगर गलत ट्रांसलेशंस चलनी है तो मैं आप इसका ना आप कुछ कर सकते हैं। ये डिजास्टर्स था, ये डिजास्टर होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। जब आप 1-on-1 इंटरव्यू में बैठे तो ये डिजास्टर्स होता है कि आप ना अपनी बॉडी कैरी कर पाए और ना अपने आर्गुमेंट कैरी कर पाए। भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब, आपके पास माइक बड़ा लेट आया लेकिन आया। देखिए अपना रिजवान साहब, इशू ये है कि ये वही इसहाक डार साहब हैं, जब वज़ीर खजाना थे तो इनकी एक कॉल के ऊपर कई रिपोर्टरों की जो है वो बीट्स तब्दील की गई। जो इनसे क्वेश्चन करता था, ये इदारे में कॉल करते थे उसके मालिक को कि इसके, और आपको पता है मालकान के FBR के साथ और वज़ारत खजाना के साथ मामलात होते हैं, उसकी बीट तब्दील हो जाती थी। ये मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का गवाह हूँ, और मैं वो जो तफसीलात है वो भी शेयर कर सकता हूँ नाज़रीन के साथ। देखें, जब इक़्तिदार हो तो आप फिरौन होते हैं, और जब आपसे प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाए आपकी जबान थरथराने लगती है, और इक़्तिदार जब आपके पास नहीं होता तो इनको तो नैब में सहारा दे के ले जाना पड़ता था, ये गिर रहे होते थे।
देखिए, इशू ये है कि वो पिज़्ज़े वाला आसिम बाजवा हो या इसहाक डार हो, जो ये कहता है कि 17 साल में मेरे बेटों ने अरबों डॉलर कमाए या मेरे भाइयों ने और प्रॉपर्टीज बनाई, तो ये यार आम पाकिस्तानी जो है उसका बेटा पढ़ लिख के कारोबार करता है और वो 17 नस्लों के अंदर वहां पे क्यों नहीं पहुंच पाता, उसका तो मुझे जवाब दे। और किसको नहीं पता कि किस तरह से यहाँ पे एसआरओ जारी होते हैं जब हुकूमतों में होते हैं लोग, और उसका बेनिफिट किसको जो है वो दिया जाता है। देखिए, मैं इसकी सिर्फ इसहाक डार के इशू के ऊपर नहीं बात कर रहा रिजवान रईस साहब, लेकिन ये अलमिया तो है ना कि इस पूरी कौम को चोर बनाया गया और जो दानादार मुसल्लत किया गया उसकी चोली से उस्मान बुज़ार निकल आया, उसकी चोली से दवाइयों वाले निकल आए, उसकी चोली से जो है वो निकल आया जो है वो पेट्रोल वाला बहरान और डॉलर्स वाला। तो देखे, ये मैं बीगा, मैं जर्नलिस्ट नहीं, मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पे सवाल करता हूं कि यार जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और जिनके बच्चे जो है डिग्रियां उठा के फिर रहे हैं और जिनके जो है वो जो लोग कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो ड्रेन आउट हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस चलता नहीं है, तो इनसे तो ये पूछो ना तुम्हारे बच्चों ने वो कौन सा कारोबार था जिससे पैसे कमाए और किस तरीके से कमाए, और जिसके भाइयों ने कमाए। पिज़्ज़े पिज़्ज़े बना के नहीं, पिज़्ज़े इधर से उठा के उधर देने हैं और उसमें अरबों डॉलर बन जाते हैं। और इसहाक डार साहब के बच्चों ने बाहर देखे प्रॉपर्टीज के सवाल के ऊपर क्या क्या रहा है, मैंने वो सुना, पूरा इंटरव्यू सुना है वैसे, और वो क्लिप भी सुने। देखिए, सवाल ये है, मेरे बेटों ने जो कुछ बनाया उसका तो मैं जवाब नहीं दिया, अडल्ट तो किसी और के बच्चे, यार रजी साहब आपके बच्चे भी पढ़ते हैं ना, तो वो दिनों में क्यों नहीं 5 7 10 सालों के अंदर क्यों नहीं बिलियनियर हो जाते और दुबई के अंदर और बरतानिया के अंदर जायदादें बना लेते। देखिए, ये इश्यूज तो है, ये रियलिटीज है कि पाकिस्तान के लोगों ने जो जहां पे भी जिसका बस लगा इक्तदार के अंदर या इक्तदार से बाहर ताकतवर लोगों ने वसाइल लूटे। आप उसको जस्टिफाई करते हुए किसी की जबान जो है वो फिसल जाती है, किसी की नहीं फिसलती है, किसी की वजारतें जो है वो देने के लिए नेकोकार आ जाते हैं सामने, और किसी की वजारतें जो है वो काम नहीं आती। तो भट्टी साहब, अगर आप देखें तो ये इस हवाले से पहला इंटरव्यू है इस पूरे खानदान में से किसी फर्द का ना। उससे पहले तो ये भी नहीं हुआ कि वो आके तो अपनी इन एसेट्स के बारे में कोई सवालों का जवाब दें हैं। जो कुछ होता रहा है वो अदालत में ही होता रहा है। कंटिन्यू कीजिएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ रिजवान साहब, देखें, ये पाकिस्तानियों के वसाइल जो हैं पहले भी लूटे जा रहे थे, इस वक्त भी लूटे जा रहे हैं। पहले लूटने वाले और थे, इस वक्त लूटने वाले और हैं। और वो जो आम आदमी है जिसको आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन नहीं मिलता और उसको जो है वो कहा जाता है चारपाई उठा के बाप की ले जाओ घर अपने, हमारे पास तो जगह नहीं है या हमारे पास जो है वो वेंटिलेटर नहीं है। मुझे ये बात बताएं कि ये कितनी बड़ी तफरीक है। देखिए, ये बेसिकली जो इस वक्त गमो गुस्सा है ना, जो लोगों को नजर नहीं आता। हमारी बदकिस्मती ये है रिजवान रईस साहब, आपकी और मेरी, कि हमने रोज लोगों को मिलना होता है और पता नहीं क्यों या हमारी किस्मत में कुछ ऐसी है कि उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो शिकवा कुना है, जिनकी जबान के ऊपर शिकायत। अब मैं कोशिश करता हूँ कि पोश एरिया के अंदर ही जो है ना वो जाया करूं ताकि वहां पे शिकवा शिकायत। अच्छा, इवन अगर आप वहां भी चले जाएं तो पहला सवाल, एक दोस्त ने 4 दिन पहले उसने कहा यार मेरा 40,000 जो है वो गैस का बिल आया। तो मैंने कहा जी आप जिसे लाए हैं उसे पूछें, हमें क्या बताते हैं। तो देखिए, सवाल ये है कि इस वक्त तो आप पोश एरिया में चले जाएं, आप जो है वो मिडिल क्लास के एरिया में चले जाएं, आप जो है वो किसी पसमानदा इलाके में चले जाएं, लोगों की शिकवा शिकायत एक जैसे है। और वो किन लोगों की वजह से है? वो ये साहबदारों की वजह से, ये पिज़्ज़े वाले बाजुओं की वजह से, और ये जो है ये जो नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने बाहर जा। देखिए, बिजनेस को जस्टिफाई आप अदालतों के अंदर एनी हो नहीं कर पाए, और दूसरा जो है मीडिया के ऊपर नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं तो वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर कि ये लोग जब इक्तदार के अंदर होते हैं, फिरौन होते हैं, बात नहीं सुनते हैं लोगों को। अगर कोई देखे ना, उस वक्त मुआशी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों की नौकरियां भी गई और बीट्स भी तब्दील हुई रिपोर्टरों की।
तो सर आप ये करते हम एक अखबार की एडिटरी से फारिग कराए गए, इसको तो छोड़े, खाकसार को एक अखबार की एडिटरी से फारिग करवाया गया इस बुनियाद के ऊपर। फेस करें, जवाब दें, लेकिन जवाब देने के लिए इनके पास है कुछ नहीं। लेकिन अब उनके पास मैक्सिमम जो लॉजिक होती है जी, इलेक्शन रिग किया गया, ये तो बहादुर शाह जफर से बुरा अशर नवाज शरीफ का होना चाहिए। ये इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका खानसामा उस वक्त उठा लिया गया जब वो वज़ीर खजाना थे, उस वक्त उनका खानसामा उठा लिया गया। इन्होंने एक इदारे के ऊपर इल्जाम लगाया, वो तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उस इदारे के सरबराह को आपने सैक नहीं किया। तो आप बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर जैसे इंजाम से आपने दो चार होना है, ये अगर आप ऐसे रहेंगे, लेकिन आप एक करके तो ये जो सूरत हाल है रिजवान रईस साहब, जब आप लोग अगर आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हों और लोगों के मसाइल के साथ खड़े हों, तो आपको इस तरह फिर छुपने की भी जरूरत नहीं होती। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं छुपे हुए, ये जो आज है इनमें भी जो लूट रहे हैं वसाइल को, ये भी छुपते हुए नजर आएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है, बिलाखिर एक वक्त ऐसा आ गया है, एक वक्त ऐसा आएगा के ऊपर। ठीक है, ठीक है। रज़ा मुझे सिर्फ 10 सेकंड के लिए एक बात करने की जरूरत है। आपको एक पुराना नाम याद करवा दूं, जो इंग्लैंड में ही जिसने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, जिलावतनी की, वो जुल्फकार अली भुट्टो के दौर से यहां से जाने वाला शख्स था, बड़ा काबिल एहतराम नाम मुख्तार राना का। उस बंदे ने भी देखिए ना एक जिंदगी गुजारी, वो रेलवे में जो आपके कुलीग नहीं थे? नहीं, वो तो बहुत पुराने जर्नलिस्ट। अच्छा। नहीं, मुख्तार राना एमएनए थे, जो भुट्टो साहब ने जिनको सबसे पहले जिस बंदे को सजा सुनाई, और जो बंदा यहाँ सजा भुगतने के बाद फिर वो इंग्लैंड चला गया, वो एमएनए थे, पीपल्स पार्टी के फाउंडर्स में थे। और वो बंदा वहां जाके रेलवे गार्ड भर्ती हुआ और वहां सारी जिंदगी उन्होंने इस तरह गुजारी। ये रेलवे के मालिक बन जाते हैं वहां जाके। तो आप मुझे ये बताएं, मुख्तार राना का नाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो इंतहाई काबिल एहतराम नाम है उनमें से एक नाम है। वो बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है, लेकिन वो नाम था, लेकिन इल्जाम लगा, उन्होंने सजा भुगती और फिर जिला वतनी इख्तियार कर ली। अपना पट्टी साहब, अरसलान पट्टी साहब, यार देखें, जब भी ये बात करते हैं ये फंस जाते हैं, है ना। अब वहां पे बात की, पहली दफा ये एसेट्स के ऊपर शरीफ फैमिली की तरफ से किसी ने बात की है। उससे पहले जब नैब इन्हें बुला रहा था तो उस वक्त भी हुसैन नवाज और हसन नवाज ने गुफ्तगू की, ठीक है ना, और उस पर मजीद फंसे। यार इन्हें, मेरा ख्याल है आपको तर्जमान रख लेना चाहिए, मतलब इन्हें बात ही नहीं करनी आती, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं बयान करना आता। इसहाक डार साहब भी नहीं कर पाए अब तक के, हमारे तमाम पार्टिसिपेंट ने ये कहा है, और मेरा मतलब है कि हुसैन नवाज भी नहीं कर पाए, और नवाज शरीफ जो हैं वो तो रिपोर्टरों से लड़ पड़ते हैं और वो कहते हैं कि इनको फारिग करें। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ये एडिटर फारिग करें, ये कॉलम लिखता है मेरे खिलाफ, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है, क्या लोग हैं यार, मतलब कि रवैये क्या है ये। तो ये साहब देखें, पहली तो बात यह है कि जो इंटरव्यू आप बात कर रहे हैं ना, वो ना तो टाइम मुनासिब था, ना ही वो जरूरी था, ना ही उसमें कोई इतना कोई मसला, कोई बम गिर गया था, ना ही पीडीएम के अंदर इतना मसला आ गया था कि जी के बिल्कुल हुकूमत नक्के पे आके जो है वो खड़ी है और सुबह जो है वो नो कॉन्फिडेंस हो जाना है, परसों असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाने हैं, 2 महीने के अंदर सारा कुछ ठीक हो जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं था। इसहाक डार साहब को वो बेसिकली टाइम लेना चाह रहे थे बीबीसी वाले जो हैं मियां नवाज शरीफ से। उन्होंने बहुत जोर लगाया हुआ था जी कि जिस तरह के भी है, चाहे हमें 15 मिनट दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसहाक डार साहब जाएंगे, ये जाके सारा कुछ क्लैरिफाई करेंगे। तो फिर उन्होंने भी अपना गुस्सा कटे, वो अपना गुस्सा उन्होंने फिर जो 15 मिनट का टाइम नहीं दिया, उन्होंने उसको धर लिया। अब आज मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई एक बैंड आदमी को आप डिस्कस कर रहे हैं, हर चैनल वाले कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब उसके बाद ये जी कि वो एहतसाब अकबर साहब एक लिस्ट आज लहराते रहे सारा दिन टीवियों पे, मीडिया पे, चैनल्स पे आके, सुबह अखबार में भी छपेगी कि जी उन्होंने ये उनके एसेट्स हैं पाकिस्तान में जो उन्होंने नहीं ओन किए या नहीं किए। तो भाई जब उनको आपने नैब में बुलाया था, देन एंड देयर आपने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? हमारे निजाम में क्यों इतनी खामियां हैं कि बंदा बाहर चला जाता है, आप उसके बाद लकीर पीटते रह जाते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर उनसे बहुत सारे सवालात हुए, उनकी बिल्कुल बात ठीक है, वो कंफ्यूज नजर आए। वो वाले इसहाक डार नहीं थे जो यहाँ पे इस्लामाबाद में फिरते थे मर्सिडीज में काले रंग की, जिसका नंबर भी 1 नंबर होता था, लेकिन वो वाले इसहाक डार और बिल्कुल फर्क थे। आज जो कल वो मिले हमें नजर आए पीबीसी पे, वो नहीं थे। उनको आधी बात समझ में आई, आधी बात समझ में नहीं आई, या वो समझना नहीं चाह रहे थे। अंग्रेजी का उनका मसला नहीं है, अंग्रेजी में यहाँ बजट पे देते रहे हैं, वो बथेरी उन्होंने हेराफेरी करती है।
बड़े उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप नफरत से उसको मुंशी कह लें, हाँ चलें, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अंग्रेजी में है। अकाउंटेंट अकाउंट्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट पीएचडी की डिग्री होती है, लेकिन मुंशी भी बड़ा अच्छा लफ्ज है, आज की दुनिया में नहीं रह गया। ठीक है ना। अब वो ये है कि वो जो भी थे, मुंशी थे, अकाउंटेंट थे, हिसाब किताब करने वाले थे, चौकीदार थे, जो भी थे, लेकिन वो बहरहाल उनको अंग्रेजी बिल्कुल समझ में आती है। ये बात हमारे जहन से निकल जानी चाहिए। अंग्रेजी उन्होंने पूरी भरपूर दी, लेकिन उन्होंने इंतहाई कंफ्यूज अंदाज में ये सारा कुछ किया जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था। अगर सवाल नहीं आता था ना तो मियां नवाज शरीफ की तरह खामोशी से मुस्कुरा के आगे निकल जाते, जो मियां साहब करते थे हमेशा। उन्हें कई दफा ही हुआ इंटरनेशनल मीडिया ने कोई सवाल किया इंडिया के बारे में तो वो खामोशी से नहीं, या इमरान खान की तरह कहते चलो बड़ी कोई और बात करते हैं। हाँ नहीं, वो भी चौधरी शुजात साहब सबसे बड़े डाकू से मिलके आए, उसमें कोई और बात करते हैं। हाँ, वो चौधरी शुजात साहब की तरह अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहतियाबी हो जाए उनकी, तो वो कहते थे और मिट्टी पाओ जी और रोटी छोटी खानी, तो कर देते। नहीं, सबसे बेहतर तो यही है कि यार कोई और बात करते हैं यार, ये नहीं। और उसके बाद जो उन्होंने देखें गुलबर्ग में उनका जो नॉन, जो हमें भी पता है इतना कि लाहौर में उनकी वाकई एक प्रॉपर्टी है, नो डाउट, दूसरी नहीं है उनकी कोई भी। जो गुलबर्ग वाला घर जो कॉन्फिस्केट इन्होंने किया या इन्होंने किसी मुकदमे के साथ अटैच प्रॉपर्टी करके ले लिया, वाकयातन लाहौर में किया। हो सकता है इस्लामाबाद में या कराची में उनके शेयर्स ये वो बैंक अकाउंट्स हों, लेकिन हम सबको यही पता है जी कि उनकी एक है। लेकिन उस इंटरव्यू पे भट्टी साहब इन तमाम एसेट्स के रिसोर्सेज, एक मिनट भट्टी साहब, इन तमाम एसेट्स की रिसोर्सेज की स्क्रूटनी के लिए मुझे बकायदा तगो-दो करना पड़ी ना, और मैंने की, और मेरे इल्म में है, लेकिन मैं एज ए एंकर बात नहीं करूंगा, मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूं, ठीक है। आप लोगों के जो इल्म में है, चलिए आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। जब करेगा मैं जब पार्टिसिपेंट के तौर पे जाऊंगा यार, जब वो आप जैसे जर्नलिस्ट को जिसे बीट करते हुए पीएमएलएन की इतने साल हो गए हैं, उसको नहीं अपने केस प्लीड कर पाए या उसको नहीं बता पाए, तो मेरा मतलब उन्हें हार्ट अटैक दे विच मेरा मतलब मिट्टी ते खे बोलना सी। अपना मुमताज भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान साहब, मैं ये जब वज़ीर ख़ज़ाना थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आस्थाना है बरी इमाम है इस्लामाबाद में, जहाँ बड़ी बड़ी पोस्टिंग, ट्रांसफर, जोड़ तोड़, लेफ्ट राइट होता है। ये गाड़ी बदल के रात को वहां पे जाया करते। 2-3 कंसेक्टिव मीटिंग्स इन्होंने की, जिसमें एक सर्विंग उस वक्त के जर्नल जो कोर कमांडर थे वो भी आए। मैंने वो खबर दे दी कि जंजुआ नेटवर्क, और उन दिनों में ये रहीम शरीफ के खिलाफ जो है वो को बंदा चेंज करना चाह रहे थे। आप यकीन करें कि मैंने 3-4 हफ्ते वो अजाब भुगता कि मैं आपको बता के इनका मैंने चूंकि नाम दिया था। चले भट्टी साहब, वक्त ज्यादा हो गया, मैं यहीं पे आपको दोबारा ले लेता हूं इसी मौजू पे। अगले सेगमेंट के अंदर, अगले सेगमेंट में हमने कोरोना डिस्कस करना है, और कानून को पाकिस्तान में कोरोना हो गया है। वजीर कानून जो है वो क्वारंटाइन में चले गए हैं जी, ये कह के कि मुझे कोरोना हो गया, मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह करे हमारी उनके लिए दुआएं वैसे ही कबूल हों जैसे उनके पीरो मुर्शद इल्ताफ हुसैन के बारे में कबूल हुई हैं। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर हम बात करेंगे इस सेगमेंट में कोरोना के हवाले से, और मुमताज भट्टी साहब से शुरू करते हैं। मुमताज भट्टी साहब, अगर कोई पिछला प्रोग्राम का पिछली बात का हिस्सा रह गया हो तो वो भी पूरा कर लें। लेकिन आज 75 कैजुअलिटीज हो गई सर, लेकिन लोग जो है या उसको सीरियस ले नहीं रहे, या हम खबरें दबा रहे हैं, या हुकूमत कह रही है कि ज्यादा रोला ना पाओ, पैसे से लबने कोई नहीं, तो रोला पाने का की फायदा। देखिए रिजवान साहब, मेरी वो बात ये जो थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। एक जंजुआ नेटवर्क का मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पे इनका आना जाना था, और एक सर्विंग वहां पे कोर्ट कमांडर आए और ये गाड़ी तब्दील करके दे गए, और मैंने वो खबर दे दी, तो उसके ऊपर जो है वो मेरा बाजू जो है एक सिविल इंटेलिजेंस इदारे से उन्होंने मुड़वाया। बार क्या चले, वक्त गया, बात गई। देखिए ये जो कोरोना की बात है रिजवान साहब, इशू ये है कि इसको हमने इस दफा पोलिटिसाइज कर दिया, और अब ना को गवर्नमेंट की बात सुनने को तैयार है। गवर्नमेंट क्या ठीक रही है कि बहुत तेजी से इसकी रेशो बढ़ रही है, दूसरी तरफ टेस्टिंग कम है, तीसरी तरफ जो फैसिलिटी है हॉस्पिटल्स के अंदर वो अब आहिस्ता आहिस्ता, तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जवाब दे रही है। मैं आपको 1 महीने से बता रहा था कि जो इन्होंने इनहेंस नहीं किया, रिपोर्ट्स हम अदाद-ओ-शुमार के ऊपर दे रहे थे कि इन्होंने हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर नहीं बनाया,
उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं की, और अल्टीमेटली जो है अलबत्ता आपके प्रोग्राम की वसातत से एक ये हुआ कि जो हमने हाईलाइट किया था वो 250 बिस्तरों वाला, वो बड़ी अच्छी जगह वो क्लिप चला गया, और उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। एक पिम्स के डॉक्टर साहब की उनको फंड्स दिए गए, उनको कहा गया फॉरेन एलोकेशंस करें डॉक्टर्स की और उसको एक्टिव कर दें। वो मेरे ख्याल है एक्टिव होने वाला है। तो देखें, एक तो इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की हेल्थ के शोबे की। दूसरी बात ये कि कोई इसको आप जो मर्जी कहते रहें, देखिए हम जो ओपिनियन बनाते हैं रिजवान रईस साहब, जो मीडिया के जरिए बनती है, इसका एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स की ओपिनियन मेकिंग है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये आपने कोरोना वाले इशू के ऊपर देख लें, बेशक वो अदमुई है अपोजिशन, बेशक उसको रगड़ा लगा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने लोगों को इसके हवाले से बिल्कुल गैर संजीदा कर दिया कोरोना के हवाले से, तो लोग वाकया ही गैर संजीदा हो गए और उन्होंने इसको सीरियस लेना छोड़ दिया और इसकी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप देखें, पिछली दफा 5 से 7 के दरमियान आपकी रेशियो गई थी पॉजिटिव टेस्ट की, और हम चीख उठे थे और एहतियात और लॉकडाउन कर दिया था। इस दफा तो आजाद कश्मीर के अंदर और हैदराबाद के अंदर 20 है पॉजिटिव की रेशियो 20+ के अंदर चली गई है रिजवान साहब, लेकिन सूरत जो है वो कंट्रोल के अंदर नहीं है। और अभी इसका ये आगाज है, इसका मतलब ये है कि इसने फरवरी तक या मार्च तक कंटिन्यू करना है, और अगर ये कंटिन्यू करती खुदा ना खास्ता तो हम कहाँ पे खड़े होंगे, हमारी पोजीशन क्या होगी। मुझे ये लगता है कि अभी इन्होंने कहा कि हफ्ता हम वो एक मुहिम चलाएंगे पूरा अवेयरनेस का, लेकिन मेरे ख्याल इट्स टू लेट। मुझे जाती तौर पे पता है कि बड़ी अहम इदारों के बड़े बड़े दफातर जो है वो बंद हुए हैं सिर्फ इसकी वजह से कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो है। और सबसे बड़ी गलती इस गवर्नमेंट ने ये की कि स्कूल कॉलेजेस लेट बंद किए, और स्कूल कॉलेजेस से जो लोग घरों में लेकर गए कोरोना, टीचर्स या बड़े बच्चे, वो पूरा घर अब उससे मुतासिर है, और काफी बड़ी तादाद है जो कि घरों के अंदर भी क्वारंटाइन है और इसको भुगत रही है। तो मेरा ख्याल है कि हंगामी सतह पर इसके ऊपर इक़दाम की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जो सिचुएशन है और जो खैंचातानी है उसके अंदर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अपोजिशन बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना स्टेक होल्डर्स की और ना गवर्नमेंट की। और इसकी भी रीजंस हैं, बिला वजह नहीं है कि उनको इस हालत में कैसे पहुंचाया गया। एनी हो, लेकिन इसके अंदर अब कौन रोल प्ले करे सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, मुझे नहीं नजर आता कि इसका पार्लियामेंट के अंदर कोई सोल्यूशन निकले। बिल्कुल ठीक है, इसका पार्लियामेंट के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं निकले। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने एक अहम काम के सिलसिले में जाना है, तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। पिज्जा खाने तो नहीं जा रहे हैं? पिज्जा खाने तो नहीं जा रहे? पिज्जा खाने भी गए तो पापा जॉन का नहीं होगा आप वो बड़ा महंगा पिज्जा है ईमान से, मैंने लाहौर में जाके एक दफा ट्राई किया है। बहुत शुक्रिया मुमताज भट्टी साहब। खालिद फारूकी साहब की तरफ आते हैं। फारूकी साहब, ये जो राइट नाउ, मतलब मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है इस के ऊपर या इस इशू का, वो ये है कि हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, बुनियादी बात, उसके ऊपर हुकूमत की जो बात है उसके ऊपर कोई इतबार करने को तैयार नहीं। सर, ये बहुत डिजास्टर्स होता है। मतलब ये तो खुदा ना खास्ता ये तो रियासतों के आखिरी दिनों की दास्तान होती है कि जब हुकूमत एक लाफिंग स्टॉक बन जाए, वो जो बात कहे उसके ऊपर कोई बंदा मानने को तैयार ही ना हो। हुकूमत जो कहती है वो कानून हुआ करता है, लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, लोग हुकूमत को संजीदा लेने को तैयार ही नहीं है। देखिए रईस साहब, जो लास्ट टाइम कोरोना की जो पहली वेव थी, वो इस वेव से, अगरचे कहा जाता है कि ये वेव बड़ी खतरनाक है और इसके सिम्टम्स नहीं होते पेशेंट में और पता नहीं चलता और प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, लेकिन पिछली वेव ज्यादा खतरनाक थी। कैसे? इसलिए कि उसमें पेशेंट बहुत ज्यादा थे। हाँ, पेशेंट उसमें बहुत ज्यादा थे और बाकायदा तौर पर वो वेव थी। अच्छा, अब इसमें उस वक्त देखिए प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड क्या था, वो किस तरह से इस सारी चीज को क्या क्या लोगों को बताते रहे। हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया था कि भाई ये कोरोना कोई चीज नहीं है। हाँ, ये एक फ्लू है, ये फ्लू खत्म हो जाएगा। फ्लू कितने लोगों को होता है? तो लोग देखिए बड़े मतलब इतने भी ऐसे बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी अच्छी बातों को याद ना रखे। प्राइम मिनिस्टर की ये सारी बातें लोगों को आज भी याद है कि हो सकता है उस चीज ने, जो प्राइम मिनिस्टर के वो वीडियो क्लिप है, उसने ज्यादा असर किया हो
कि जनाब ये कोरोना कोई चीज नहीं है, एक फ्लू है, ये खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से लोग अपने रोजगार में, अपने कामकाज में उससे बाज नहीं आ रहे और उसी तरह बिजी हैं। दूसरी तरफ बात है क्रेडिबिलिटी की। देखिए ये बन गया पॉलिटिकल कोरोना, क्योंकि एक अपोजिशन का ये ख्याल है कि शायद ये, क्योंकि जनवरी तक सेनेट के इलेक्शन का जो इस वक्त जो चल रहा है, पीडीएम की जो तहरीक चल रही है, उसमें एक ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद ये अपोजिशन को जलसे जुलूस से बाज रखने के लिए किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें जब वो अपने वर्कर को ये मैसेज देते हैं, तो एक वर्कर को मैसेज देने का मतलब कई एक खानदानों को मैसेज देना है। तो वो लोग फिर इसलिए कोरोना की परवाह नहीं कर रहे। क्रेडिबिलिटी ये भी मुतासर हुई कि आज से 10 दिन 15 दिन पहले तक तो गिलगित बिल्तिस्तान में ना सिर्फ हुकूमत अपोजिशन बल्कि हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी उतने ही बड़े जलसे कर रहे थे। और अगर गिलगित बिल्तिस्तान में जलसे हो सकते हैं, हजूम हो सकते हैं, तो ये पंजाब में, सिंध में या बलूचिस्तान में, केपी में क्यों नहीं हो सकते? लेकिन सर सिंध के अंदर आपके वजीर असद उमर साहब सखर में एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें और बहुत बड़ी गैदरिंग करते हैं और उसमें कोरोना नहीं होता, ये और अगले दिन आप कहते हैं कि मुल्तान में कोरोना हो जाएगा। तो सर कौन यही वजह है कि एक तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी स्पीचेस जो हैं, जो उन्होंने कोरोना को बहुत मामूली एक चीज साबित करने की कोशिश की, और दूसरी बात ये कि वज़रा अपने इज्तिमात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने इज्तिमात में जाते हैं, अपने फंक्शंस में जाते हैं, इसलिए क्रेडिबिलिटी इसकी मुतासर हुई। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी जिस पे मेरा ख्याल है हमें बात करनी चाहिए और आप भी इस पे ज्यादा से ज्यादा बात करवाएं, वो ये है कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट वो जा रहे हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। हाँ। और हॉस्पिटल उन पेशेंट्स को ले रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत होती है। इससे पहले बाकियों को घर भेज दिया जाता है। पहले तो आप पेशेंट को डिटेन करते थे। बिल्कुल डिटेन करते थे और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते थे। आप कहते थे कि इसको ये सिम्टम है तो आपको हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट होगा। अब जब आप उनको घरों को वापस भेज रहे हैं तो कोरोना तो ज्यादा फैलेगा। फिर अगर वाकईतन कोरोना है और यकीनी तौर पे है तो फिर कोरोना ज्यादा फैलेगा। अब आज के दिन में म्यू हॉस्पिटल में कोरोना के कितने पेशेंट होंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे 85 टोटल पेशेंट है। जब इतने थोड़े पेशेंट है तो इसका मतलब है जो पेशेंट वहां पे बाकी आए थे उनको आपने वापस भेज दिया। लेकिन ये शदीद कंडीशन में है, ये शदीद कंडीशन में है। अब सिर्फ आपने उन लोगों को रखा, उनकी फिगर आपके पास आती है। अब बेचारे वो लोग जो घरों में प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाते हुए खुदा न खासा वो चले जाते हैं, वो ज्यादा है। असलान भट्टी साहब, आज पिम्स में मेडिकल स्टाफ भी निकल आया बाहर और उन्होंने जो नारे लगाए हैं वो तो दोहराए भी नहीं जा सकते। ठीक है, वो फुटेज घूम रही है सारी सोशल मीडिया के ऊपर, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट नहीं किया या सुनवाया। लेकिन सर, जबकि कोरोना में इस पैरामेडिक को एक मतलब कि बुनियानम महसूस होना चाहिए है, सीसा पिलाई दीवार होना चाहिए, वो अपने हकूक के लिए मैदान में निकल आए हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब ये तो डिजास्टर प्लस डिजास्टर हो गया ना सर। ये सब देखें, आपको अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं 5 माह पहले, तो केपी में एक डॉक्टर ने मुंह पर लिफाफा चढ़ा के प्लास्टिक का, तो उसने कहा जी मुझे आप शील्ड ना दें, मैं इसी से गुजारा करूंगा। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत शानदार। उसके बाद हाथों पे भी शॉपर चढ़ाए थे, शॉपर चढ़ा लिए थे। अब चूंकि आपने शॉपर भी बंद कर दिए, वो बेकरी वाले जो थे ना, वो जो शॉपर वाले कागज के जो बने होते हैं दस्ताने हाथों पे, बेचारा वो चढ़ा के जी, जो फूड वाले होते हैं, फूड के लिए जरूरत है, जो वन टाइम यूज होते हैं कि आप चढ़ाएं, इस्तेमाल करें और फेंक दें, उसका इतना की होता है। लेकिन उन्होंने इस दफा अब आपकी हुकूमत ने देखें जी शॉपर भी बंद कर दिए हैं। अब वो क्या चढ़ाएंगे लोग? और रह गई बात हुकूमत की कि जी उन्होंने कोरोना के लिए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पिछले 15 से 20 रोज हो गए इसको वेव को आए हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और उसके अंदर सिर्फ ये कहा जा रहा है जी कि कोरोना तेज हो गया, आप एहतियात कर लें। केपीपी में आज एक और डॉक्टर शहीद हो गया जी, जो हुआ जी कराची में परसों चौथ हुए थे, एक वो शेख जायद में, फिर स्टाफ में से 2 स्टाफ मेंबर निकल आए। अब रही साहब, अलमिया ये है कि जिसको ये सिम्टम्स आते हैं चौथे दिन में जाके, पहले तो पहले दिन में ही आपको खांसी जुकाम हो जाता था, बुखार हो जाता था तेज, एकदम से पता चल जाता था। अब अगले दिन टेस्ट कराते थे, 24 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता था। अभी ये हो रहा है जी कि चौथे दिन उसको सिम्टम आते हैं, वो उस दिन जाके टेस्ट करवाता है, उसका जब अगले दिन या उस दिन भी अगर टेस्ट उसको मिल जाए ज्यादा पैसे दे के प्राइवेट लैब से, ज्यादा मुश्किल है, तो वो उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वो जब हॉस्पिटल जाता है तो उसको जनाब सीधे वेंटिलेटर पे की जरूरत पड़ जाती है और अगले दिन वो वेंटिलेटर से भी फारिग हो। वेंटिलेटर है नहीं। अच्छा, वैसे हमने, हमारे जो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने कहा था कि हमने वेंटिलेटर बनाया जी उन्होंने। नहीं, लेकिन अब आज उनका बयान आपने पढ़ा है
कि आलमी मंडी में वेंटिलेटर के पार्ट्स ही नहीं मिल रहे, तो हम क्या करें, हमें वेंटिलेटर नहीं बन रहा। देखिए बनाया यार, ये था, क्या बन रहा है यार? वो जब सोए हुए थे उन्होंने वेंटिलेटर बना लिया था। ओके। वो जब उछड़े झंझोड़ा उन्हें, तो उन्होंने कहा जी वो तो पार्ट्स ही नहीं मिले, तो उन्होंने आज वो जाके इनकी बात का एतबार उस हद तक ही करें कि अच्छा जी आपने कह दिया, हमने सुन लिया, वैसे यार लेकिन बाहर नहीं करनी। जो आप उनको दाद दें, खालिद फारूकी जैसे जो उनके दोस्त हैं, नहीं दोस्त मेरे भी हैं, वो रात उनको पंप करके तो उनकी पर्सनैलिटी खड़ा करते हैं, नहीं वो है ऊपर करते वो फिर है, चवल मार के बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, दोस्त वो हैं। लेकिन आप सिर्फ देखें रही साहब, वजीर है इनके पास, हर चीज में उसने आपकी ईद देख लें एक करवा दी, सारा कुछ एक करवा दिया, मौलवियों को उन्होंने फारिग कराने के सारा में इन होते सीन में इन रहते सीन में। अब मसला ये है जी कि हमने देखें जो खालिद फारूकी साहब ने शुरू में बात की ना, उनका एक जुमला काफी था कि हुकूमत की जो सीरियसनेस और उनकी क्रेडिबिलिटी किधर है। जब आपका वजीर आजम ये कह रहा है कि ये फ्लू है, इससे डरना डरना नहीं है आपने, आप अपने काम करें, लेकिन बस ये एहतियात कर ले, मास्क पहन ले। वो कहेंगे जी मास्क पहन के क्या हो जाना है, कुछ भी नहीं, वो मास्क भी नहीं पहने, वो मास्क भी नहीं पहनते। आप उन्हें डाटा सा डराएंगे तो वो मास्क नहीं पहनते, नहीं पहनते रही साहब, डराने से भी नहीं पहन रहे। आप मुझे बताइए कि आपने रेस्टोरेंट्स में सिटिंग्स बंद कर दी, आप मुझे किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाके बाहर गाड़ियों की लाइनें देख लें रात के 10 बजे के बाद, वैसे के वैसे सारा कुछ वैसे ही है। वो पहले खुलेआम थे, अब वो रेस्टोरेंट की पिछली पार्किंग्स लोगों ने बना ली हैं, या घरों में लोग वो सर्व करते जा रहे हैं आपको। भाई आज एक 5 स्टार होटल में जाने का इत्तेफाक हुआ और वो खाना उनके उस हाल में सर्व नहीं हो रहा था, तो मुझे डिस्क्रीटली अंदाज में वहां पे उसने कहा कि सर वो पीछे पूल पे चले जाए, ठीक है। हाँ। और हम पूल पे चले गए और वहां पे उन्होंने ओपन में वैसे ही सब कुछ धूप में किया हुआ था और वही सर्विस जारी। भाई साहब यही हाल है कि आपने देखे अपने कहा जी के बंद हॉलों में शादी हॉल नहीं, शादी हॉल बंद कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बताइए खुले में अगर आप छोटी सी जगह पे 300 बंदा यार खुला कहाँ है, वो कौन सा बंदा, वो कनोपी है, कनोपी खुला तो नहीं है ना यार, ऐसे तो वो चले खोल दें उसको, ये भी करा लें, खोल लें, लेकिन उसमें क्या गारंटी है जो 300 बंदा वहां पे आया है वो सुबह में आया है ना जी। हाँ। चले शाम की भी आपने टाइम बार कर दिया कि ये टाइम बैन होना चाहिए शाम का, वो भी ठीक है। आपने दिन में जो 300 बंदा बुलाया उसमें से अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो 20 बंदों को लगा गया, इन्फेक्टेड का 20 तो कम से कम गए ना जी, तो 20 से बाद 80 हो गए, 80 से बाद आप देख लें मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें, तो किधर भाई साहब हम एहतियात नहीं करते हैं। हुकूमत को सिर्फ ये चाहिए कि वो सीरियस हो जाए, कौन सीरियस हो जाएगी, एहतियात करे। बहुत शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब। और ख़ास तौर पे ये जो शादी वाला है सिलसिला, अगर फितरत हमें सादगी की तरफ धकेल रही है और सादगी, तो फिर क्यों ना हम सादगी की तरफ ही चले जाएं। फितरत हमें डंडे मार मार के इस तरफ धकेल रही है और हमें समझ नहीं आ रही। हम फितरत के साथ, कुदरत के साथ मुसलसल एक लड़ाई के मोड में चले गए हुए हैं कि हमने छितर खा लेने, मर जाना, बीमार होकर वेंटिलेटर से पे रहना, तुम्हारी गल नहीं मननी, तो फिर ऐ नतीजा होना। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।